हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रिलेशनशिप। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रिलेशनशिप फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग से रिलेटेड है और इसकी एक्टिविटी काफ़ी रहती है, जैसे स्टोरेज एक्टिविटी, मूवमेंट एक्टिविटी। तब तक मतलब प्रोडक्शन से लेकर और कंजम्पशंस के बीच की जो एक्टिविटीज़ है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक्टिविटीज़ में आता है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशंस में प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स का कंट्रोल किया जाता है। इसमें फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में एक्चुअल मूवमेंट यानी कि एक्चुअली जब वस्तुएं इधर से उधर जाती है, स्टोरेज ऑफ द गुड्स, प्रोडक्शन के बाद कहाँ उसको स्टोरेज करना है, और कंजम्पशन से पहले की जो एक्टिविटी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में इंक्लूड की जाती है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग मिक्स का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। मार्केटिंग मिक्स के 4 फंक्शन हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो ये जो प्लेस फंक्शंस हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इसमें डिफरेंट तरह के कंटेंट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, ऑर्डर प्रोसेसिंग, रिकॉर्ड मेंटेनेंस एंड हैंडलिंग द फिनिश्ड गुड्स, कस्टमर सर्विस एंड रिड्रेसल ऑफ द कंप्लेंट। ये सारी एक्टिविटी आपकी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशंस में आती हैं। नाउ हम वन बाय वन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं। फर्स्ट आता है मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि प्लेस जो है वो मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्लेस के अंडर आता है और प्लेस मार्केटिंग मिक्स का कंटेंट है। सेकंड, क्रिएशन ऑफ द यूटिलिटी। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन टाइम और प्लेस की उपयोगिता को बताता है। वेयर हाउस में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर वस्तुओं को स्टोर किया जाता है और प्रोडक्शन के बाद वस्तुओं को बाहर रखा जाता है और कंजम्पशंस तक बहुत सी एक्टिविटी परफॉर्म होती है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया एंड प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक उसको पहुंचाया जाता है। थर्ड आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में सर्विस ऑफ द इंटरमीडिएटर्स। तो देखिए, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत से मार्केट के इंटरमीडिएटर हैं, जैसे कि होलसेलर, रिटेलर, ट्रांसपोर्टर, एजेंट, इंश्योरेंस कंपनी। इन सब का रोल जो है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में रहता है। कॉम्प्रिहेंसिव एक्टिविटीज़ हैं, वेराइड एक्टिविटीज़ है, जैसे कि वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, रिड्रेसल, कस्टमर कंप्लेंट, पैकेजिंग ऑफ द गुड्स, हैंडलिंग ऑफ द गुड्स। ये सारा कॉम्प्रिहेंसिव एक्टिविटी है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कस्टमर के सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड है, क्योंकि राइट प्रोडक्ट को राइट प्लेस तक पहुंचाने से है, ताकि कॉस्ट आपकी मिनिमाइज हो, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन हाई हो। नेक्स्ट इसमें आता है इम्पोर्टेंस ऑफ द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी है? फर्स्ट, टाइम और प्लेस की उपयोगिता के लिए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी है। हमें जहाँ प्रोडक्ट होना चाहिए वहाँ पे ये सप्लाई किया जाता है, कंजम्पशन प्लेस पर पहुँचाया जाता है, और साथ में वेयर हाउस में रख कर जो है वो जब डिमांड क्रिएट होती है तो वहाँ से सप्लाई की जाती है। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को कम करने के लिए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से इफ़ेक्टिव चीज़ें होती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के कारण हम फटाफट वस्तुओं को पहुंचा सकते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल करके हम अपने कॉस्ट को कम कर सकते हैं एंड हमारा जो वर्किंग कैपिटल है वो ज़्यादा स्टोर नहीं होता है। एंड थर्ड, प्रिवेंशन ऑफ द प्राइस फ्लक्चुएशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है रेगुलर सप्लाई करता है मार्केट में, तो किसी प्रोडक्ट की एक्सेस प्राइस या लो प्राइस होने का खतरा नहीं होता है। तो जो प्राइस फ्लक्चुएशंस होती हैं, अप एंड डाउन प्राइस का होना, उससे बचाव होता है। इंक्रीज इन द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ही ट्रांसपोर्टेशन या वेयर हाउस के माध्यम से ही वस्तु जो है वो सही जगह पे पहुंच पाती है, विद इन द टाइम पहुंच पाती है, तो डिमांड के अकॉर्डिंग उनको सप्लाई हो पाती है, जिससे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होती है। इंक्रीज इज द सेल वॉल्यूम। देखिए, कस्टमर अगर जब डिमांड करता है तो डिमांड जो है वो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे, रिपीटेड ऑर्डर के आधार पे हम सेल करते हैं, और जिससे क्या होता है, डिमांड इंक्रीज होगी, कॉस्ट कम होगी, प्राइस भी कम होगा, डिफरेंट डिफरेंट वेयर हाउसेस बनेंगे, सेल इंक्रीज होगी। सेल इंक्रीज होगी तो जो यूनिट कॉस्ट है वो भी कम होगी एंड सेल वॉल्यूम हमारी और ज़्यादा बढ़ेगी, प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ेगी।
नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई। फास्ट और मॉडर्न हिसाब से है आजकल काम होता है। ट्रांसपोर्टेशन, इफेक्टिव स्टोरेज, एक्टिविटी डिमांड और सप्लाई के आधार पे डिपेंड करती है। जो पेरिशेबल नीचे की वस्तुएं होती हैं जैसे कि मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट हो गया, वो फटाफट डायरेक्ट वे में कम्युनिकेट होता है और उसके लिए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फास्ट यूज़ किया जाता है। एंड उससे क्या होता है, डिमांड और सप्लाई अच्छे से मैनेज हो जाती है। हेल्प टू फेस द कंपटीशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपटीशन को फेस करने के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम आती है और उसके आधार पे प्राइस भी कम डिसाइड होता है। अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी, जिससे कंपटीशन को फेस करने में हेल्प होती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे टू वे मार्केट कम्युनिकेशन होता है, यानी कि यहाँ पे प्रमोशनल स्कीम, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना, डिस्काउंट ऑफर एंड यूज़र तक पहुँचाए जाते हैं। और ये कम्युनिकेशन जैसे कि कस्टमर की कोई कंप्लेंट है, सजेशन है, फीडबैक है, वो भी मिल जाता है। तो ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा टॉपिक है एरिया कंपोनेंट ऑफ द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या-क्या कवर अप होता है। मैंने पहले ही बात की, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंटरी कंट्रोल, फिनिश गुड्स हैंडलिंग, पैकेजिंग डिसीजन, रिकॉर्ड मेंटेनेंस, वेयर हाउसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर साइज डिसीजंस एंड द कस्टमर सर्विस, कस्टमर रिड्रेसल, कंप्लेंट। ये सारी चीज़ें आपके फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट है। तो वन बाय वन हम इसको देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है, जब वस्तुओं को इधर से उधर ले जाया जाता है तो हम कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि रोड ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करके, रेलगाड़ी का यूज़ करके, एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके, वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके हम वस्तुओं को पहुंचाते हैं। देखिए, जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो फ्लेक्सिबल है, डोर टू डोर है, फैसिलिटी होती है। ट्रक या लॉरी में हम चीज़ें जो है वो भेजते हैं। और रेल ट्रांसपोर्ट में बल्कि नेचर या हैवी गुड्स हम भेज सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस को हमने कवर करना है और लॉन्ग डिस्टेंस में लो कॉस्ट इसकी आती है। एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये थोड़ा सा कॉस्टली रहता है और इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। एक्सपेंसिव थोड़ा मोड रहता है और बल्कि और हैवी नेचर की चीज़ों के लिए सही भी नहीं होता है। वाटर ट्रांसपोर्ट बल्कि और हैवी चीज़ों के लिए सुटेबल होता है अगर हमें इंटरनेशनल लेवल पे इसको एक्सपोर्ट करना है, और सबसे चीप साधन माना जाता है, क्योंकि वाटर वे में ज़्यादा खर्चा नहीं होता, फॉरेन ट्रेड को ज़्यादा सपोर्ट इससे मिलता है। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, नेचुरल गैस हो गया, अदर चीज़ें होंगी, वो पाइपलाइन के माध्यम से जो है वो भेजी जाती हैं। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के ये विभिन्न प्रकार के वे हैं। फंक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्ट क्या करता है, तो देखिए, ट्रांसपोर्टेशन के फंक्शन की बात करें तो ये प्लेस यूटिलिटी को बढ़ावा देता है। ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से सही स्थान पर चीज़ें हमारी पहुंचती हैं जहाँ पे कंजम्पशन होनी है। सेकंड, एनकरेजमेंट द लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ट्रांसपोर्टेशन की वजह से मार्केट साइज हमारा ज़्यादा बनता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ज़्यादा बनता है और लार्ज स्केल प्रोडक्शन हमारी इंक्रीज होती है। एंड हम इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल का फ़ायदा उठा सकते हैं। जो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रियाँ हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट तक फैला होता है, जिससे कि मास प्रोडक्शन के लिए बढ़ावा मिलता है। मार्केटिंग ऑफ द पेरिशेबल गुड्स, जो वस्तु जल्दी खराब होने वाली होती है तो वो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से हम फटाफट पहुँचा सकते हैं। फैसिलिटी स्पेशलाइजेशन, सो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो जियोग्राफिकल स्पेसिफिकेशन के आधार पे प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्पफुल होता है। जैसे कि अगर साउथ की बात करें तो कोकोनट वहाँ मिलता है तो वो नॉर्थ में भी पहुंच जाता है, तो इससे ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से ही पॉसिबल है। हेल्प इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ द प्राइस, तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करता है, जिससे कि जहाँ वस्तुएं शॉर्ट होती हैं वहाँ पर उसकी डिमांड को कवर अप करता है। तो किसी जगह जहाँ पे डेफिसिटी होती है किसी चीज़ की तो उसको वो पूरा करता है, जिससे प्राइस स्टेबल बना रहता है। हेल्प इन इनहेंसिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग, सो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से कंटिन्यू फ्लो ऑफ द गुड्स होता है। लोगों को उसकी मतलब आवश्यकता के अनुसार चीज़ें मिलती हैं तो लोग उसको कंज्यूम करते हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वेयर हाउस। देखिए, वेयर हाउस जो है फिजिकल
डिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट है। ये होल्डिंग कैपेसिटी के आधार को बढ़ाता है एंड टाइम ऑफ प्रोडक्शन के आधार पे जो भी कंजम्पशन की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए हेल्पफुल है। वेयरहाउस एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है मॉडर्न बिज़नेस में, क्योंकि ये सेफ्टी हमें प्रोवाइड करता है, सिस्टमैटिकली चीज़ों को स्टोर करता है, पार्टिकुलर प्लेस में हम वस्तुओं को स्टोर करते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है, डिमांड बढ़ती है तो वहाँ से वस्तुओं को सप्लाई किया जाता है। जो टाइम होता है प्रोडक्शन का, कंज़म्पशन का, उसमें काफ़ी गैप होता है, तो उस गैप को पूरा करने के लिए वेयर हाउस का होना ज़रूरी है। वेयर हाउस में चीज़ें सेफ बनी रहती है, टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो सेफ होती है एंड कोई भी गुड्स अगर परचेज़ नहीं हो रही है, तो वो वेस्ट नहीं जाती हैं, वेयर हाउस में हम सेफली उसको रख सकते हैं। तो वेयर हाउस जो है वो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी के लिए बहुत अच्छा है। हम 2 या 3-4 महीने तक, जब तक डिमांड अनस्टेबल है तब तक भी अपने पास रख सकते हैं। डिमांड को, सप्लाई को स्टेबल करने के लिए भी वेयर हाउस वहाँ से हम सप्लाई कर सकते हैं। वेयर हाउस बहुत सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो वेयर हाउस एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे हम फ्यूचर यूज़ के लिए वस्तुओं को स्टोर करते हैं और जिसमें कि रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स को रखते हैं, और सेफ्टी के पर्पज़ से देखा जाए तो ये सही होता है। वेयरहाउस एक तरह का गोदाम या गुड्स स्टोर करने वाला एरिया होता है जहाँ पे हम सेफ कंडीशन पे वस्तुओं को रखते हैं एंड सेम ज़रूरी नहीं कि जब प्रोडक्शन हो रही है तो सेम टाइम पे ही हम वस्तुओं को डिलीवर करेंगे। आप प्रोडक्शन के बाद भी वस्तुओं को स्टोर कर सकते हैं, वेयर हाउस रख सकते हैं। अलग-अलग प्रकार के वेयर हाउस होते हैं, कुछ कोल्ड स्टोर होते हैं जो कि ठंडे चीज़ों के लिए बने होते हैं। बात करते हैं नेसेसिटी ऑफ द वेयर हाउस ऑफ द इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट आता है क्रिएशन ऑफ द टाइम यूटिलिटी। प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूम होने के प्रोडक्ट जो है वो बनने के बाद कंज्यूम फटाफट नहीं होता है, तो उसके लिए हम सेफ स्टोरेज की हमें आवश्यकता पड़ती है। जो हमारा टाइम गैप रहता है, टाइम इन द सेंस कि कंजम्पशन का जो गैप रहता है उसको फुलफिल करता है वेयर हाउस। हम उन चीज़ों को वेयर हाउस में स्टोर कर सकते हैं। सेफ्टी ऑफ द गुड्स बनी रहती है। सेफ्टी मतलब हमें कोई चोरी होने का खतरा नहीं रहता है, कंडीशन वेदर कंडीशंस की कोई प्रॉब्लम नहीं हमें फेस करनी पड़ती है, तो वेयर हाउस में चीज़ें स्टोर रहती हैं। और सीज़नल गुड्स जो है वो हम वेयर हाउस में रख सकते हैं। यानी कि कुछ ऐसी वस्तु होती हैं जो सीज़न के हिसाब से उनकी डिमांड होती है, बाद में नहीं होती है, लेकिन उनकी प्रोडक्शन कंटिन्यू चली रहती है पूरा साल, तो उनको हम वेयर हाउस में रख सकते हैं। प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए भी वेयर हाउस का जो है वो सहारा लेना पड़ता है। कभी-कभार प्राइस बहुत कम हो जाता है, तो हम वेयर हाउस में चीज़ों को इकट्ठा स्टोर करके रखते हैं ताकि प्राइस की स्टेबिलिटी बनी रहे, और जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है या प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वेयर हाउस से हम ज़्यादा मात्रा में सप्लाई करके उस प्राइस को मेंटेन कर सकते हैं। स्टोरिंग पेरिशेबल गुड्स, ऐसी वस्तुएँ जो पेरिशेबल नेचर की होती है, जल्दी खराब होने वाली होती हैं, उनको हम कोल्ड स्टोरेज में लंबे टाइम तक रख सकते हैं। कन्वीनियंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए स्टोरेज फैसिलिटी होगी तो नियर पॉइंट पे सेल करना तो ईज़ी है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस में उसको लंबे टाइम तक ले जाना भी ईज़ी होता है, क्योंकि हमें एक ऐसा प्लेस चाहिए होता है जहाँ पे हम चीज़ों को भारी मात्रा में स्टोर कर सकें। तो वेयर हाउस एक तो प्रोडक्शन के पास नियर बाई होता है, दूसरा वेयर हाउस डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इकट्ठे होते हैं, तो उस जगह की डिमांड को कवर अप करने के लिए वेयर हाउस के कारण हमें सुविधा होती है। फैसिलिटी ऑफ द पैकेजिंग एंड ग्रेडिंग, वेयर हाउस हमें ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइज़ चीज़ों के हिसाब से अच्छी जैसे पैकेजिंग है, लेबलिंग है, बारकोडिंग है, अगर वो काम करना है तो वेयर हाउस में हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इन्वेंट्री कंट्रोल। तो देखिए इन्वेंट्री क्या होता है, जब द गुड्स हेल्ड एट पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जब हमारे पास कोई भी वस्तुएँ जो हैं वो एक्सेस मात्रा में हमारे पास अवेलेबल होती हैं, तो उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर स्टोरेज होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स जो है उससे प्रिवेंट करने के लिए हमें इन्वेंट्री करनी पड़ती है। अब कई बार क्या होता है कि हमें कुछ प्रॉब्लम्स होती है, लीकेज की प्रॉब्लम, थेफ्ट की प्रॉब्लम, फ्रॉड की प्रॉब्लम, उस चीज़ से भी बचने के लिए हमें इन्वेंट्री कंट्रोल करना पड़ता है। तो इन्वेंट्री क्यों ज़रूरी है? ताकि हम शॉर्टेज ना हो किसी चीज़ की, अगर हमें चीज़ें चाहिए तो फटाफट मिल जाएँ। तो स्टोरेज ऑफ इन्वेंट्री में कुछ विभिन्न प्रकार की क्लासिफ़िकेशन होती है, कोडिफ़िकेशन होती है इन्वेंट्री में, जैसे कि बीन कार्ड बनाना, स्टोर लेजर बनाना, इसके माध्यम से इन्वेंट्री सिस्टम को स्टोर किया जाता है। और स्टॉक लेवल को मेंटेन करने के लिए विभिन्न प्रकार के लेबल का सहारा लिया जाता है, जैसे कि मिनिमम लेबल, मैक्सिमम लेबल, रीऑर्डर लेबल, डेंजर लेबल। तो जब भी हम कोई
मटेरियल परचेज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसका सेक्शन ऑफ सप्लायर क्या है। मटेरियल परचेज मिलने से ये इंश्योर करता है कि उसकी ऑर्डर क्वांटिटी ऑप्टिमम कितनी है, मिनिमम ऑर्डर कॉस्ट कितनी है, कैरिंग कॉस्ट कितनी है। स्टॉक कंट्रोल जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए हम एबीसी सिस्टम इन्वेंट्री कंट्रोल का फॉलो करते हैं। कंपनी ज़्यादातर जस्ट इन टाइम सिस्टम इन्वेंट्री मैनेजमेंट का भी फॉलो करती है और वो डिपेंड करता है, हर कंपनी का अपना इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम्स होता है। तो इन्वेंट्री कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है, इसके ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं। एक तो हमारी जो सप्लाई है वो अनइंटरप्टेड नहीं होती है, मतलब सप्लाई रुकती नहीं है, कंटिन्यू सप्लाई बनी रहती है अगर हमारे पास इन्वेंट्री होगा, स्टॉक होगा। ठीक है, हम हमारे पास अगर दुकान में स्टॉक होगा तो कंटिन्यू सप्लाई बनी रहेगी। दूसरा, एफिशिएंट स्टॉक अवेलेबल होगा। इन्वेंट्री कंट्रोल से ऐसा भी नहीं होगा कि एक्सेस मात्रा में स्टॉक या कम मात्रा में स्टॉक है, एफिशिएंट स्टॉक आपके पास अवेलेबल होगा। इन्वेंट्री कैरी कॉस्ट कम होती है। अगर इन्वेंट्री मैनेजमेंट किया जाता है तो इन्वेंट्री कैरी कॉस्ट कम होगी, क्योंकि ब्लॉकेज ऑफ फंड नहीं होगा। ब्लॉकेज ऑफ फंड नहीं होगा तो जनरली बात है उस फंड का जो यूज़ है दूसरी जगह आप कर सकते हैं। एलिमिनेट टू वेस्टेज, जो भी अननेसेसरी वेस्टेज है उसको कम करने के लिए इन्वेंट्री कंट्रोल ज़रूरी है। आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी टेक्निक अपना सकते हैं एंड स्टोरेज जो वेस्टेज है उससे आप बच सकते हैं। एंड रेगुलर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर आपके पास सप्लाई इन्वेंट्री मेंटेन अच्छे से की है, इन्वेंट्री मैनेजर उसको अच्छे से मेंटेन कर रहा है, तो जो रेगुलर फ्लो इंफॉर्मेशन का सप्लायर को अच्छा जाएगा। इफेक्टिव मटेरियल रिपोर्टिंग सिस्टम एक मेंटेन होगा, अच्छे से सिस्टमेटिकली इन्वेंट्री कंट्रोल मेंटेन होगा और करेक्टिव, अगर इन्वेंट्री कंट्रोल में कोई दिक्कत आ रही है तो टाइमली करेक्टिव एक्शंस आप ले सकते हैं। एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस, यानी कि मोर कंट्रोल ऑन वैल्यूएबल आइटम कर सकते हैं। ऐसा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पे ज़्यादा कंट्रोल, जो कम इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ पे कम कंट्रोल की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसी में आता है ऑर्डर प्रोसेसिंग। देखिए, ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब है कि कितना ऑर्डर आपको आ रहा है, कितना आपको डिस्पैच करना है। कितना डिस्पैच करना है तो वो डिपेंड करता है, आपको प्रोडक्ट को असेंबल भी करना पड़ेगा, पैकिंग भी करनी पड़ेगी और डिस्पैच भी करना पड़ेगा। जब आप ऑर्डर को रिसीव करते हैं उसी को ही हम ऑर्डर प्रोसेसिंग कहते हैं और ऑर्डर रिसीव करने के बाद आप काम में लग जाते हैं। कितना ऑर्डर आया, कितना आपको असेंबल करना है, कितने की पैकिंग करनी है, कितने का भेजना है। तो ये सारी चीज़ें टाइम के अकॉर्डिंग होती हैं। आपको ऑर्डर लेना भी पड़ता है, आपको ऑर्डर प्रोसेस भी करना पड़ता है। ये सारा टाइम पीरियड ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम का कहलाता है। बिज़नेस यूनिट में जो प्रोसेसिंग होती है, हैंडलिंग होती है, वो जो डिलीवरी है वो बायर के कहने पे होती है। बायर ऑर्डर देता है और डिलीवरी सेलर करता है। तो डिलीवरी जो है वो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के अंदर होनी चाहिए ताकि कस्टमर जो है सैटिस्फाई हो और कस्टमर को क्विक, सेफ एंड रिलायबल ऑर्डर डिलीवरी चाहिए होती है। आजकल इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज पे की जाती है। ऑर्डर जो है ज़्यादातर ऑनलाइन आजकल मिल रहा है, तो वो फटाफट ऑर्डर वहाँ से आपको मिलता है और आप उस काम पे, डिलीवरिंग के काम पे लग जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है हैंडलिंग ऑफ द फिनिश्ड गुड्स। देखिए, जितनी भी एक्टिविटी होती है प्रोडक्ट की वो आफ्टर टू फिनिश्ड गुड्स होती है, जब प्रॉपर वे में गुड्स तैयार हो जाता है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो सेमी फिनिश्ड नेचर की होती है, वो भी आपको कंज्यूमर तक भेजनी होती हैं। तो देखिए, जब भी आपको वस्तुएं भेजनी हैं तो वो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भेजी जाती हैं। वो लोडिंग अनलोडिंग गुड्स आपको करनी पड़ती है, वेयर हाउस से वस्तुएं लेनी पड़ती है, वेयर हाउस से वस्तुएं ट्रांसपोर्ट में जाएगी और ट्रांसपोर्ट से वो विभिन्न प्रकार के चैनल जैसे होलसेलर, रिटेलर, एजेंट के पास जाके वो कंज्यूमर के पास दी जाती है। हैंडलिंग ऑफ द गुड्स का मतलब है यहाँ पे कि जो वस्तु आप किसको हैंड ओवर कर रहे हैं, रेल में भेज रहे हैं, ट्रक में भेज रहे हैं, शिप में भेज रहे हैं, अदर मेथड्स में हैंडल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैनुअल हैंडलिंग भी होती है, कुछ मैकेनिकल हैंडलिंग भी होती है। मैनुअल हैंडलिंग का मतलब है कि आप मैनुअल लेवल का यूज़ करके वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं। एंड मैकेनिकल हैंडलिंग का मतलब है आप लिफ्ट का सहारा ले रहे हैं, मशीन का सहारा ले रहे हैं, तो उसको कहते हैं हैंडलिंग ऑफ द फिनिश्ड गुड्स। नेक्स्ट यहाँ पे आता है ऑर्डर साइज डिसीजन। सो इन दिस डिसीजन क्वांटिटी ऑफ द मिनिमम ऑर्डर साइज इज डिसाइडेड। कितनी जो मिनिमम ऑर्डर साइज रहेगा वो डिसाइड किया जाता है। रिसीविंग एंड हैंडलिंग ऑर्डर ऑफ द लेसर क्वांटिटी विल इंक्रीज टू हैंडलिंग कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री। अगर आप लेसर क्वांटिटी रिसीव कर रहे हैं तो वो आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट को बढ़ाएगा। जब लार्ज मात्रा में आप ऑर्डर को रिसीव कर रहे हैं तो वो आपकी कॉस्ट को कम करेगा।
जैसे कि आपको कम ऑर्डर आ रहा है तो आप जब ट्रक करेंगे तो उसका खर्चा ज़्यादा आएगा। जब आपको ज़्यादा ऑर्डर कर रहे हैं और ट्रक की फैसिलिटी आप दे रहे हैं तो खर्चा कम होगा। तो आपको ये देखना है कि ऑर्डर साइज़ लेना है कि नहीं लेना है। ऐसा नहीं हो कि आपने ऑर्डर ले लिया लेकिन उसके जो बाकी खर्चे हैं, ट्रांसपोर्टेशन खर्चे हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। तो ऑर्डर साइज़ ये डिसाइड करता है कि कम ऑर्डर पे आपको खर्चे कई बार अदर क पे करने पड़ते हैं। लेकिन अगर ऑर्डर ज़्यादा आता है तो बाकी खर्चे आपके कम हो पाते हैं। पैकेजिंग डिसीज़न, तो पैकिंग डिसीज़न भी बहुत इम्पोर्टेंट है जिसमें कि सेफ्टी एंड जो प्रोटेक्शन है वो गुड्स की बनी रहती है। आजकल पैकेजिंग के कारण ही बहुत सी चीज़ें प्रमोट होती हैं। प्रमोशनल टूल पैकेजिंग का माना गया है कि जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रीब्यूशंस करते हैं तो पैकेजिंग एक प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन होती है। तो उसका कलर क्या होगा, उसका डिज़ाइन क्या होगा, ये सारी चीज़ें उसमें डिसाइड की जाती हैं। पैकेजिंग डिसीज़न जो है इंटरनेशनल मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसमें कंपनी का नाम, लोगो लगा होता है और कुछ स्टैट्यूटरी वार्निंग भी पैकेजिंग पे हम देख सकते हैं। तो पैकेजिंग डिसीज़न भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नाउ द कस्टमर सर्विस एंड रिड्रेसल कंप्लेंट। देखिए कस्टमर की तरफ से काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो प्रॉब्लम बिजनेसमैन को जाती है और उसको वो सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मार्केटिंग डिपार्टमेंट की, जो भी कस्टमर से कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको विद इन द टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व करे। गारंटी वारंटी की प्रॉब्लम हो सकती है या अदर प्रॉब्लम हो सकती है, वो रीजनेबल कॉस्ट पे सॉल्व करनी है। और ये प्रैक्टिस बनी रही कि जो भी ड्यूरेबल गुड्स कस्टमर को चाहिए होती हैं वो उसमें आप रिपेयर, मेंटेनेंस या फिर स्पेयर पार्ट की फैसिलिटी भी उनको प्रोवाइड करवाएं। अनदर वन हमारे पास है सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कि ऐसे कौन-कौन से सजेशन हैं जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को सही करते हैं। पहला आता है अडॉप्टिंग टू इनोवेटिव टेक्निक। आजकल के दौर पे बहुत सी इनोवेटिव टेक्निक का यूज़ किया जा रहा है। आप उसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि इन्वेंटरी को कंट्रोल करने के लिए आजकल सॉफ्टवेयर चले हैं। तो बहुत सी ऐसी इनोवेटिव टेक्निक का यूज़ करके आप अपने फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, लेस कॉस्टली बना सकते हैं। सेकंड, रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। जितनी बड़ी लेंथ होगी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की उतना प्राइस आपका ऐड होता रहेगा, कंज्यूमर को उतना ही महँगा मिलेगा। तो मार्केटिंग इंटरमीडिएटर को कम करना है, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, फाइनल कंज्यूमर तक फटाफट आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो जो मार्केटिंग इंटरमीडिएटर हैं वो कॉस्ट को बढ़ाते हैं। जितना उनको आप कम करेंगे, जैसे कि ऑनलाइन मार्केटिंग में कॉस्ट मतलब आपको कम और सस्ता मिल जाता है, तो वो ही रीज़न है। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग टू एक्सेसिव इन्वेंटरीज़। तो ज़्यादा मात्रा में इन्वेंटरी भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में स्टॉक अवेलेबल है तो आपका पैसा बॉन्ड हो जाएगा। तो इफ़ेक्टिव इन्वेंटरी कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है और इन्वेंटरी पे इन्वेस्टमेंट कम होनी चाहिए। कम होगी तो कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट या फिर जो अदर रिस्क है वो भी कम होंगे, इंश्योरेंस कॉस्ट के रिस्क भी कम होंगे। इसलिए इन्वेंटरी टर्नओवर जो है वो लो होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में इन्वेंटरी सही नहीं है। स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऑफ द वेयर हाउस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वेयर हाउस को कहाँ पे बनाना है, कहाँ पे वो होना चाहिए। वेयर हाउस कन्वीनिएंट होना चाहिए जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी कनेक्टेड हो, डिफरेंट मार्केट का सेंटर हो ताकि वस्तुएं डिफरेंट डिफरेंट मार्केट तक इजीली पहुँच सके। तो वेयर हाउस सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, ऐसी जगह पे लोकेट होना चाहिए जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ बहुत से एरिया को कवर अप किया जा सके, फास्ट ट्रांसपोर्टेशन हो। सो देखिए रिड्यूसिंग टू डिलीवरी टाइम आपको कम करना है ताकि बस में फटाफट पहुंच जाए। आपको डिलीवरी टाइम और लीड टाइम में उसकी बैलेंसिंग करनी है। लीड टाइम का मतलब होता है जो गैप है प्लेसिंग टू ऑर्डर टू रिसीविंग टू ऑर्डर, मतलब जो ऑर्डर आपको प्लेस हुआ है और प्रोडक्ट जो रिसीव करना है सामने वाले में उसके गैप को कम करना है। इफेक्टिव आफ्टर सेल सर्विस, तो इफेक्टिव आफ्टर सेल सर्विस का क्या है कि जो प्रमोटिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, सेल करने के बाद आपको विभिन्न प्रकार की सर्विस कस्टमर को देनी है। कस्टमर केयर सेंटर के अकॉर्डिंग उनके साथ कॉन्टैक्ट करना है, कोई भी दिक्कत है तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रिलेशनशिप में, वो है मैनेजमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक तरह का रूट होता है, एक तरह का पाथ होता है जहाँ पे वस्तुओं को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँचाया जाता है। जब भी प्रोड्यूसर वस्तुओं को प्रोड्यूस करता है और फाइनल कंज्यूमर तक वस्तुओं को पहुंचाता है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के माध्यम से पहुंचाता है। इसमें मार्केट के इंटरमीडिएटर, मिडलमैन या अदर लोग जुड़े होते हैं। साथ में ही होलसेलर, रिटेलर, कंपनीज, ट्रांसपोर्ट एजेंसी, वेयर हाउस, अदर ब्रोकर्स, इसमें सब इंक्लूड होते हैं। तो इनके सहारे से लेकर ही हम जो है एक चैनल से दूसरे चैनल तक वस्तुओं को पहुंचाते हैं। वस्तुएं प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर मार्केट इंटरमीडिएटर के साथ पहुंचती हैं
चैनल जो है एक तरह का रूट होता है जो एक डेस्टिनेशन से बस में मूव होके दूसरे कंज्यूमर के डेस्टिनेशन तक हमें पहुंचानी होती है। और मार्केटिंग चैनल अलग अलग प्रकार के होते हैं और प्रोड्यूसर जो है वो उस चैनल के माध्यम से सहारे लेकर वस्तुओं को कंज्यूमर तक पहुंचाता है। तो बैरियस चैनल के नाम है जैसे कि जीरो लेवल, यहाँ पे डायरेक्ट मैन्युफैक्चर वस्तुओं को प्रोड्यूस कर रहा है फिर वो कंज्यूमर के पास भेज रहा है। वन लेवल चैनल, तो इसमें मैन्युफैक्चर टू रिटेलर टू कंज्यूमर हो सकता है या फिर मैन्युफैक्चर टू होलसेलर टू कंज्यूमर हो सकता है। टू लेवल में दो मिडल मैन होते हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चर वस्तुओं को बनाता है फिर वो होलसेलर को देता है और होलसेलर रिटेलर को देता है और रिटेलर कंज्यूमर को देता है। उसी तरह से मल्टी लेवल, तो इसमें विभिन्न प्रकार के मिडल मैन होते हैं जैसे कि एजेंट, एक्सपोर्ट एजेंट या सेलिंग एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। तो इस तरह के जो लेवल है वो आपके मल्टी लेवल्स के स्ट्रक्चर जो है वो उसको फॉलो किया जाता है। वो प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करता है वो किस प्रकार के स्ट्रक्चर को सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में यूज करता है। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के माध्यम से जो रूट है गुड्स और सर्विस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का वो फास्ट हो जाता है। कंपोनेंट, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में इंटरमीडिएटरी का सहारा लिया जाता है जैसे कि सेलिंग एजेंट, होलसेलर, रिटेलर। फंक्शंस की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो वेरियस फंक्शंस करता है जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, स्टोरिंग, सेलिंग, रिस्क टेकिंग, फाइनेंसिंग। ये काम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का है। रेमुनरेशन की बात करें तो यहाँ पे कमीशन के आधार पे काम होता है। ब्रोकर और एजेंट को रेमुनरेशन के आधार पे कमीशन दिया जाता है और होलसेलर रिटेलर यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करते हैं। सोर्स ऑफ द मार्केटिंग कम्युनिकेशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जो है वो कम्युनिकेशन प्रोड्यूसर टू एंड यूजर तक रहता है। मतलब वस्तुओं को पहले प्रोड्यूस किया जाएगा फिर उसको एंड यूजर तक पहुंचाने के लिए कम्युनिकेशन विभिन्न इंटरमीडिएटरी के बीच होता है। सपोर्ट ऑफ द मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज, तो मार्केट इंटरमीडिएटरी का यहाँ सपोर्ट होना जैसे बैंक का, इंश्योरेंस कंपनी का, वेयर हाउस का, एडवर्टाइजिंग एजेंसी का, मार्केट सर्वे एजेंसी का, ट्रांसपोर्टर का सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में बना रहता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे टॉपिक है फंक्शंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के विभिन्न प्रकार के फंक्शन हैं जैसे कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स, यानी कि जो वस्तुएं फिजिकल नेचर की है उनको एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करना। मार्केट कम्युनिकेशन, तो चैनल जो है वो मार्केट कम्युनिकेशन भी करता है, प्राइस इंसेंटिव, सेल प्रमोशन स्कीम भी ऑफर करता है। यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है ये स्कीम रिटेलर को, रिटेलर डायरेक्ट कस्टमर को ऑफर करता है। परफॉर्मिंग टू प्रमोशनल एक्टिविटी, चैनल में प्रमोशनल एक्टिविटी जैसे कि विंडो डिस्प्ले, पॉइंट ऑफ परचेज, एडवर्टाइजिंग, इस तरह की एक्टिविटी भी की जाती है। एंड वाइड चॉइस ऑफ द प्रोडक्ट टू कंज्यूमर, तो ये जो चैनल है वो विभिन्न प्रकार की वैरायटी कंज्यूमर को उपलब्ध करवाता है और रिटेलर भी विभिन्न प्रकार के ब्रांड परचेज करके अपने पास रखता है और कंज्यूमर को डिस्प्ले करता है। क्रिएशन ऑफ द टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो प्रोडक्शन के से चीज़ों को लेके कंज्यूमर तक विद इन द टाइम पहुंचाता है। तो चैनल जो है वो वस्तुओं को स्टोर भी करता है, प्रोडक्ट भी कंज्यूमर को अवेलेबल करवाता है विद इन द टाइम। प्रोवाइडिंग टू फाइनेंशियल सपोर्ट, तो चैनल मेंबर जो जो होलसेलर है, अदर्स मेंबर्स हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलती है, उधार पे चीज़ें मिलती हैं, इंश्योरेंस कंपनी का सहारा रहता है, ट्रांसपोर्टेशन का सहारा रहता है। एंड द रिस्क शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में रिस्क बना रहता है, स्टोरेज ऑफ गुड्स का रिस्क है, ट्रांसफर करने का रिस्क है, तो कुछ रिस्क बैड डेट्स के हो सकते हैं। तो चैनल मेंबर जो है वो रिस्क जो है वो बॉर्न करते हैं। नाउ द फैक्टर इफेक्टिंग टू द चैनल स्ट्रक्चर ऑफ द डिसीजन, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को इफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट आता है फैक्टर रिलेटेड टू द मार्केट। देखिए मार्केट के आधार पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को इफेक्ट करने वाले तत्व, पहला आता है जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन ऑफ द मार्केट। इफ द कस्टमर ऑफ द प्रोडक्ट आर कंसंट्रेटेड इन स्पेसिफिक रीजन, कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जो स्पेसिफिक रीजन पे ही कंसंट्रेटेड होते हैं, देन मैन्युफैक्चरर्स को डायरेक्टली सप्लाई प्रोडक्ट जो है वो स्पेसिफिक रीजन पे ही करना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं जहाँ पे हमको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को ही अडॉप्ट करना पड़ेगा ताकि कस्टमर को डायरेक्टली वस्तुओं को वहाँ पे भेजा जा सके। लेकिन कुछ दूसरे केसेस की बात करें तो कुछ कस्टमर वाइडली स्कैटर्ड होते हैं जो कि लार्ज मार्केट एरिया को कवर कर रहे हैं, तो वहाँ पे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल करना थोड़ा सा टफ रहता है।
तो ये एक फैक्टर है। अगर जहाँ पे कंज्यूमर नीच मार्केट वाले हैं, नीच मार्केट का मतलब है स्मॉल मार्केट को अगर आपको कवर अप करना है तो डायरेक्ट आप चैनल को अडॉप्ट करेंगे। लेकिन जहाँ पे एम्प्लॉय स्कैटर्ड हैं, एम्प्लॉय का मतलब है कंज्यूमर स्कैटर्ड हैं, तो वहाँ पे आप इनडायरेक्ट चैनल को अडॉप्ट करेंगे। नंबर ऑफ द प्रोबेबल बायर, इफ द नंबर ऑफ द एक्सपेक्टेड कस्टमर इज वेरी लार्ज, मतलब आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में कस्टमर है, देन आपको इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अडॉप्ट करना पड़ेगा। जहाँ पे नंबर ऑफ कस्टमर कम होते हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट चैनल डिस्ट्रीब्यूशन का अडॉप्ट करना पड़ेगा। ऑर्डर साइज, देखिए कंज्यूमर जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर साइज बाई करता है। कुछ कंज्यूमर लार्ज मात्रा में बाई करते हैं, कुछ कंज्यूमर स्मॉल मात्रा में बाई करते हैं। तो देखिए जो लार्ज मात्रा में बाई करने वाले कंज्यूमर हैं उनको आप डायरेक्टली सप्लाई कर सकते हैं, जैसे होलसेलर रिटेलर हैं। और कुछ कम मात्रा में लेने वाले लोग हैं तो उनको आप इनडायरेक्ट मेथड की वजह से बेच सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, जो आपके चैनल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने में हेल्प करता है या चैनल स्ट्रक्चर के डिसीजन के लिए इफेक्ट करता है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, जो हैवी इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं उसके लिए डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का यूज करना चाहिए। जो ज़्यादा कॉस्टली हैं, जो कम कॉस्टली हैं, कन्वीनियंट हैं, उनके लिए इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को अडॉप्ट करना चाहिए। पेरिशेबल ऑफ द प्रोडक्ट, जो पेरिशेबल नेचर की वस्तुएं होती हैं जैसे फ्रूट वेजिटेबल हैं, उनके लिए डायरेक्ट चैनल का यूज करना चाहिए। और जो पेरिशेबल की नेचर की नहीं है उनके लिए इनडायरेक्ट चैनल को यूज करना चाहिए। टेक्नोलॉजी की बात करें, जो हाई टेक्निकल नेचर की वस्तुएं हैं जैसे इंस्टॉलेशन या टेक्निकल गाइडेंस की जहाँ पे जरूरत पड़ती है वहां पे डायरेक्ट चैनल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करना चाहिए। पर यूनिट कॉस्ट की हम बात करें तो अगर हम कॉस्टली कोई प्रोडक्ट है अ, और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वहाँ पे अडॉप्ट किया जा सकता है। एंड जहाँ पे लॉन्ग चैनल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब लंबा चैनल डिस्ट्रीब्यूशन है, वहाँ पे इंटरैक्ट चैनल को अडॉप्ट किया जाएगा। नंबर ऑफ द प्रोडक्ट लाइन, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट हेट्रोजेनियस प्रोडक्ट लाइन के होते हैं, कुछ कुछ में कंसिस्टेंसी कम होती है या कंसिस्टेंसी नहीं होती है, जिसके वेरियस प्रोडक्ट लाइन है या हेट्रोजेनिक कस्टमर कंपनी प्रोडक्ट है। तो उस केसेस में इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को अडॉप्ट करना चाहिए। जहाँ पे होमोजेनियस प्रोडक्ट है, एक समान प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट लाइन नहीं है, तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट चैनल को अडॉप्ट करना चाहिए। आफ्टर सेल सर्विस की अगर बात करें तो आफ्टर इन नेचर ऑफ प्रोडक्ट, ऐसा कोई प्रोडक्ट है जहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस आपको देनी है तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को अडॉप्ट करना चाहिए। जहाँ पे बेड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट की बात करें, जहाँ पे बल्कि प्रोडक्ट है, हैवी प्रोडक्ट है, तो वहाँ पे डायरेक्ट चैनल डिस्ट्रीब्यूशन का अडॉप्ट करना चाहिए। फैक्टर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के आधार पे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, जैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूं, अगर बिजनेस यूनिट हैज सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं देन आपको डायरेक्ट मेथड डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करना चाहिए। लेकिन आपके पास सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है देन इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आप यूज कर सकते हैं। मार्केटिंग एक्सपीरियंस और मैनेजरियल एक्सपर्टीज की बात करें तो अगर आपके पास सफिशिएंट मार्केटिंग एक्सपीरियंस है तब आपको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अडॉप्ट करना चाहिए। अगर नहीं है तो इनडायरेक्ट चैनल अडॉप्ट करें। अगर आपको कंट्रोल की बात करें, बिजनेस यूनिट में अगर स्ट्रिक्ट कंट्रोल है ओवर द मार्केटिंग देन डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अडॉप्ट करना चाहिए। कंट्रोल नहीं है तो इनडायरेक्ट करना चाहिए। हम बात करें मिडल मैन से रिलेटेड कुछ फैक्टर की, अगर आपके पास मिडल मैन अवेलेबल है तब आपको इनडायरेक्ट चैनल अडॉप्ट करना चाहिए। अगर मिडल मैन अवेलेबल नहीं है तो डायरेक्ट चैनल अडॉप्ट करना चाहिए। कॉस्ट फैक्टर की बात करें तो अगर आप चाहते हो कि लेस कॉस्टली चीजें बेचनी है तो डायरेक्ट चैनल का यूज करें। अगर कॉस्ट थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है तो आप इनडायरेक्ट चैनल का यूज करें। इंटरमीडिएटरी टू वार टू एटीट्यूड टू मार्केटिंग पॉलिसी, अगर आपको लगता है कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी अगर स्टिक है और मिडिल मैन उसको पसंद नहीं करेंगे तब डायरेक्ट चैनल का यूज करना चाहिए। नाउ द अदर टॉपिक is the factor related to the middleman या consideration in the selection of the channel member। देखिए जब भी आप अपने चैनल मेंबर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं या चैनल्स को कोई भी चैनल्स के पार्टिकुलर पाथ को सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको क्या क्या फैक्टर ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले आता है वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो सच डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी सिलेक्टेड हु हैव वाइड नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऑफ द मार्केट।
आपको ये देखना है कि आपको जो सिलेक्शन करनी है चैनल मेंबर की, वो वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के आधार पे करनी है, ताकि वो वाइड एरिया को कवर अप करे। सेकंड, फाइनेंशियल साउंडनेस देखना है। चैनल मेंबर्स में आपने ये देखना है कि फाइनेंशियल साउंड कौन-सा है, जो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट को साथ-साथ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर रहा है, और क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ द मार्केट के भी बेनिफिट को हम एंजॉय कर सकें। रेपुटेशन ऑफ द मार्केट, तो चैनल मेंबर शुड बी गुड इमेज, जो भी हम चैनल यूज कर रहे हैं वो गुड इमेज का होना चाहिए। एक्सपीरियंस, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो उनको एक्सपीरियंस हो, होलसेलर रिटेलर है, एक्सपीरियंस है, वो बाइंग बिहेवियर के लाइकिंग डिसलाइकिंग टेस्ट प्रेफरेंस को अच्छे से समझ सके। टेक्निकल कैपेसिटी के आधार पे अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो व्यक्ति ऐसा सिलेक्ट करें चैनल मेंबर का जो टेक्निकल एक्सपर्ट हो, जिसको टेक्निकली स्पेशलाइज्ड के आधार पे चीजें डील करना आए। एनालिसिस ऑफ द करंट क्लाइंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर, सो इन ऑर्डर टू जज द कैपेबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर, आपको डिस्ट्रीब्यूटर की कैपेबिलिटी जज करनी है, तो उसको ये देखना है कि वो क्लाइंट के साथ किस तरह से डील करता है, उसको पता हो कि प्रेजेंट क्लाइंट कौन है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या टर्नओवर होगी, कम्पिटिटिव प्रोडक्ट क्या है, उस हिसाब से आप उसको चूज कर सकते हैं। वेयर हाउसिंग कैपेसिटी के आधार पे अपना डिस्ट्रीब्यूटर आप चूज कर सकते हैं, जिसके पास ज्यादा मात्रा में वेयर हाउस कैपेसिटी है वो चूज कर सकते हैं। लाइसेंस, समटाइम गवर्नमेंट के कुछ रेगुलेशन जो है फॉलो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, तो जिसके पास ऑथराइज्ड लाइसेंस है उसको आप चूज करेंगे। लोकेशन की बात करें, आपको अपनी मार्केट को डिफरेंट डिफरेंट जगह पे मतलब प्रोडक्ट को बेचना है, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह के रिटेलर, मैन्युफैक्चरर, कंज्यूमर के साथ लिंक क्रिएट करना है, तो आपको लोकेशन के आधार पे ही होलसेलर और रिटेलर को चूज करना पड़ेगा। एडिशनल सर्विस, तो कुछ मार्केटर में डिस्ट्रीब्यूटर ये ऐसे होते हैं जो एडिशनल फैसिलिटीज देते हैं, जैसे आफ्टर सेल सर्विस देते हैं या क्रेडिट फैसिलिटीज देते हैं, तो आप उनको चूज करें। कैलिबर ऑफ द सेल स्टाफ डिस्ट्रीब्यूटर, तो मार्केटिंग में कुछ ऐसे भी इंटरमीडिएटर होते हैं जिनके पास टैलेंटेड और डेडिकेटेड सेलमैन होते हैं, तो उनको आपको चूज करना चाहिए। एंड सोल डिस्ट्रीब्यूटर या मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर, तो कुछ ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो अपने बिहाफ पे बहुत सी जगह पे डिफरेंट डिफरेंट एरिया की जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपको उनको चूज करना है अपने प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पॉलिसी, देखिए हर मैन्युफैक्चरर्स की अपनी एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पॉलिसी होती है। कितने मिडल मैन होंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उनकी अपनी पॉलिसी होती है। तो इसमें हमें चार कुछ पॉलिसीज के बारे में बताऊंगी। फर्स्ट, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। इस पॉलिसी में क्या होता है, जो मैन्युफैक्चर है या मार्केटर है यूज मैनी रिटेल आउटलेट एट मैनी प्लेसेस, मतलब जो रिटेल आउटलेट है वो मैनी प्लेसेस में वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। इस पॉलिसी में कन्वीनियंस कंज्यूमर गुड्स, यानी जो वस्तुएं जो कंज्यूमर के अकॉर्डिंग सही है उसको डिलीवर किया जाता है, फ्रीक्वेंटली लगातार डिलीवर किया जाता है, लो कॉस्ट पे डिलीवर किया जाता है, जहाँ पे कस्टमर लार्ज मात्रा में होते हैं और कस्टमर जो है नियर बाई वस्तुओं को परचेज स्टोर से कर सके। तो ये इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, मतलब कंज्यूमर को वस्तुओं को पहुंचाना है, लो कॉस्ट पे पहुंचाना है, वस्तुओं को नियर बाई चीजें जो है वो मिल जाए। सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चर मार्केटर जो है वो लिमिटेड नंबर ऑफ होलसेलर रिटेलर को सिलेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे जो सिलेक्शन होगी होलसेलर रिटेलर की वो कम होगी, और आपस में मिलकर वो काम करेंगे, सेल को प्रमोट करेंगे। दिस पॉलिसी यूज टू शॉपिंग गुड्स, ऐसी गुड्स जो स्पेशल नेचर की गुड्स होती है, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, कंप्यूटर हो गया, वो सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी में आता है। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, इस पॉलिसी में पार्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर गिवन सोल्ड सेलिंग राइट टू एक्सक्लूसिव एरिया। एक्सक्लूसिव एरिया है कि पार्टिकुलर वन एरिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति सेल करेगा, कोई अदर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा। तो वहां पे इस तरह इससे क्या होगा, कोई भी कम्पिटिटिव प्रोडक्ट हमारे एरिया में नहीं आएगा। ये इंटीरियर डेकोरेशन की अगर मैं बात करूं तो ये इसका एग्जांपल है, जैसे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है कोई डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, तो वो अगर अपनी गाड़ी उस नियर बाई एरिया में बेच रहा है तो वो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है। देखो जो इंटेंसिव में भारी मात्रा में आपको स्टोर इधर उधर मिल जाएंगे, सिलेक्टिव में कुछ कम थोड़े ज्यादा मिलते हैं, और एक्सक्लूसिव में एक ही होगा। सेलिंग थ्रू कंसाइनिंग एंड ब्रोकर, यहाँ पे जो गुड्स है वो ब्रोकर के माध्यम से वस्तुएं कंज्यूमर तक पहुंचाई जाती है, ये कंसाइनमेंट के द्वारा वस्तुओं को डिलीवर की जाती है। अब आपके पेपर में बहुत से अदर टॉपिक भी आते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो देखिए आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है।
अब टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की मैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करूँगी। यहाँ पे वस्तुएँ जो हैं वो मैन्युफैक्चरर से प्रोड्यूस होके डायरेक्ट बायर तक जाती हैं, कोई भी इंटरमीडिएटर नहीं होता है। ये सबसे सिंपल शॉर्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है और वस्तुएँ फाइनल कंज्यूमर तक वस्तुएँ फटाफट पहुँच जाती हैं और किसी तरह का अदर एक्सपेंसेस जो है वो भी ऐड नहीं होता है। ये वस्तुएँ या तो डायरेक्टली सेल होती हैं ऑनलाइन, मेल ऑर्डर के थ्रू, वेंडिंग मशीन के थ्रू जो है वो ये फटाफट सेल हो जाती हैं। तो इसके कुछ स्टेबिलिटी हैं कि कहाँ पे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज़ किया जाता है, जहाँ पे स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया पे हमने कंसंट्रेट करना है, जहाँ पे प्रोडक्शन बहुत कम मात्रा में होता है, जहाँ पे हमें गुड्स जो है वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती हैं और जहाँ नंबर ऑफ द पोटेंशियल बायर कम होते हैं यानी खरीदने वाले लोग कम होते हैं और जहाँ पे प्रोडक्ट पेरिशेबल नेचर का है और उसको फास्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है, देन हम डायरेक्ट चैनल का यूज़ करते हैं। जहाँ पे हमें कोई मिडल मैन नहीं चाहिए, आपने कमीशन मार्जिन नहीं देना है। जहाँ या जिस एरिया में कोई मिडल मैन अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का यूज़ करते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एक तो कंज्यूमर को सस्ती चीज़ मिलती है, दूसरा कोई भी चीज़ अल्टर नहीं होगी, चेंज नहीं होगी, फटाफट मिल जाएगी, कंज्यूमर को फटाफट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट यहाँ पे बना रहता है और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है डिलीवरी का और सबसे सस्ता टिकाऊ है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जहाँ पे हमने बहुत से जियोग्राफिकल एरिया को कवर करना है, बहुत से स्टेट को कवर अप करना है, वहाँ के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। जहाँ पे हमें मास कंजम्पशन को बढ़ाना है, वहाँ के लिए एप्लीकेबल नहीं है। थोड़ा-सा रिस्की, जहाँ पे मोर जो रिस्क है वो मैन्युफैक्चरर अगर लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी अवेलेबल नहीं है और जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोड्यूसर, मतलब जहाँ पे प्रोडक्शन और मार्केटिंग हम दोनों करना चाहते हैं, तो वहाँ के लिए भी डायरेक्ट चैनल सही नहीं है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की। इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वो होता है जहाँ पे मैन्युफैक्चरर वस्तुओं को बना के विभिन्न इंटरमीडिएटरी को देता है, वो इंटरमीडिएटरी जाके कंज्यूमर को देते हैं। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि वन लेवल, टू लेवल, मल्टी लेवल। तो वन लेवल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है, जिसमें ये कि मैन्युफैक्चरर वस्तुओं को रिटेलर के पास देगा, रिटेलर कंज्यूमर के पास देगा, या तो मैन्युफैक्चरर वस्तुओं को होलसेलर के पास देगा या होलसेलर कंज्यूमर के पास देगा। जिस चैनल में एक ही इंटरमीडिएटरी होगा, चाहे वो होलसेलर है या चाहे वो रिटेलर है, चाहे कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको वन लेवल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहते हैं। इसकी स्टेबिलिटी क्या है, मतलब कहाँ पे ये सूटेबल होता है? फर्स्ट आता है जहाँ पे आपको क्विक डिस्ट्रीब्यूशंस करना है, और जैसे कि पेरिशेबल नेचर की अगर कोई प्रोडक्ट है, जहाँ पे रिटेलर जो है वो काफ़ी मात्रा में वस्तुओं को लेके डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। जहाँ पे होलसेलर को या रिटेलर को बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो वहाँ पे आप वन लेवल चैनल का यूज़ कर सकते हैं। अब टू लेवल चैनल की हम बात करते हैं। टू लेवल चैनल मोस्ट कन्वीनिएंट होता है, पॉपुलर चैनल है। इसमें 2 इंटरमीडिएटरी होते हैं, एक होलसेलर होता है, दूसरा यहाँ पे रिटेलर होता है। होलसेलर लार्ज मात्रा में जो है वस्तुओं को लेता है, थोड़ा थोड़ा कम मात्रा में रिटेलर को देता है और रिटेलर उस वस्तु को जो है वो कंज्यूमर तक पहुँचाता है। जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होती हैं, उसमें ज़्यादातर टू लेवल चैनल का यूज़ किया जाता है। तो इसकी स्टेबिलिटी कहाँ है? जहाँ पे मार्केट एरिया बहुत बड़ा हो, स्कैटर्ड हो, अलग-अलग जियोग्राफिकल एरिया है, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। जहाँ पे कन्वीनियंस गुड्स, शॉपिंग गुड्स या फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स को आपको भेजना है, तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। जहाँ पे मैन्युफैक्चरर जो है प्रोडक्शन की तरफ ही कंसंट्रेट करना चाहता है, बाकी किसी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करना चाहता, तो वहाँ पे वो टू लेवल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को अडॉप्ट करता है। नाउ द मल्टी लेवल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये ऐसा चैनल है जहाँ पे इंटरमीडिएटरी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये एक लॉन्गेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है और ये टाइम कंज्यूमिंग चैनल है। इसमें विभिन्न प्रकार के इंटरमीडिएटर होते हैं, जैसे कि एजेंट, होलसेलर, रिटेलर। तो वस्तुएँ पहले एजेंट को जाएगी, एजेंट उसको होलसेलर को देगा, फिर वो रिटेलर को देगा, फिर वो कंज्यूमर को देगा। तो इसमें डिफरेंट प्रकार के इंटरमीडिएटरी काम करते हैं। इसकी सूटेबिलिटी क्या है मल्टी लेवल की? देखिए, जहाँ पे आपको बहुत इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे वाइड एरिया को कवर अप करना हो अपने प्रोडक्ट के लिए, जहाँ पे प्रोडक्शन लार्ज मात्रा में होती है, या जहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उसकी डिवर्सिफाइड प्रोडक्ट मिक्स है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट प्रकार के प्रोडक्ट हैं आपकी कंपनी के, तो वहाँ पे आप इस चैनल को अडॉप्ट कर सकते हैं।
नाउ इज द नॉन कन्वेंशनल चैनल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। इसको इंटीग्रेटेड भी कहते हैं। इस सिस्टम में क्या होता है कि कंपोनेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वर्क इन फुल कोऑर्डिनेशन। जब भी आपको काम करना है तो वो आप कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना। तो जो सिस्टम होता है कहीं न कहीं जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। एंड यहाँ पे हम वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करेंगे। बट यहाँ पे अगर वर्टिकल चैनल सिस्टम की बात करें तो ईच कंपोनेंट जैसे प्रोड्यूसर है, होलसेलर है, रिटेलर है, ये इसमें आते हैं और एक दूसरे के लिए बेटर सर्विस देते हैं। जो भी कंपोनेंट है, मेंबर है, एक दूसरे के लिए कोऑपरेट करते हैं, डुप्लीकेशन को अवॉइड करते हैं, टारगेट को अचीव करने के लिए साथ में काम करते हैं, इकोनॉमिक ऑफ स्केल का फ़ायदा उठाते हैं। ये प्रमोशनल इकोनॉमिक्स एंड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेटिव वर्क के साथ मिलकर काम करते हैं एंड डायरेक्ट कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन पे बना रहता है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 3 प्रकार के होते हैं। एक है कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग मिक्स, एक है एडमिनिस्ट्रेटर वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम एंड कॉन्ट्रैक्चुअल वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। तो इसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। पहला आता है कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में क्या होता है कि सिंगल फर्म जो है ऑन बोथ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, एक सिंगल फर्म में दोनों ही पार्ट होते हैं। प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को एक सिंगल फर्म हैंडल करती है। इसके खुद के प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट होते हैं जो डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग एक्टिविटी पे, जैसे कि बाटा शूज हो गया, आपके पास या गोदरेज हो गया। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी ये कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग मिक्स में यूज की जाती हैं। तो एयरलाइन कंपनी हैव अडॉप्टेड अ ओन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जैसे कि टिकट को बुक करना है, उसके अपने ही एजेंट है, वो अपनी सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो वो कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग मिक्स जिसमें प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जिनका खुद का दोनों ही खुद का होता है। एडमिनिस्ट्रेटर द वर्टिकल मार्केटिंग में सिस्टम की बात करें तो एडमिनिस्टर्ड वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में क्या होता है, जो ओनरशिप होती है वो डिफरेंट चैनल मेंबर की सिंगल एंटिटी नहीं होती है। मतलब वन एंटिटी इज ए डोमिनेटिंग पोजीशन एंड कंट्रोल टू अदर पोजीशन, मतलब एक दूसरे को कंट्रोल कर रहा है। बिग मैन्युफैक्चरिंग जो होगा वो लो मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करेगा और बिग साइज मैन्युफैक्चर जो है वो बहुत से ब्रांड लॉयल्टी को एंजॉय करेगा, जैसे हिंदुस्तान अनलीवर है, नेस्ले हैं। तो कुछ ये इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो होलसेलर रिटेलर हैं। मतलब ये अपने हिसाब से चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे और ये डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी एक दूसरे के साथ मिलकर अरेंज होती है, कोऑर्डिनेट होती है। ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उन लोगों के साथ अडॉप्ट होता है जो लार्ज स्केल के मैन्युफैक्चर होते हैं, जो अपने हाई ब्रांड इक्वालिटी को एंजॉय करते हैं और मार्केट इंटरमीडिएटरी को डोमिनेटिंग पोजीशन यहाँ पे इसमें होती है। एंड ओनरशिप जो होती है मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग की वो डिफरेंट एंटिटी के हिसाब से होती है। कॉन्ट्रैक्चुअल वर्टिकल मार्केटिंग मिक्स की अगर बात करें तो मैन्युफैक्चरर हायर द सर्विस, यहाँ पे सर्विस को हायर किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे और सर्विस को हायर करके चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये कोऑर्डिनेशन मार्केटिंग एक्टिविटी को बनाने के लिए हेल्पफुल है, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस के लिए हेल्पफुल है और सिंगल प्रमोशन स्ट्रैटेजी करनी हो और कॉपरेशन बेसिस पे प्रमोशन एक्सपेंसेस को कम करना हो तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल चैनल डिस्ट्रीब्यूशन है, जहाँ पे दो या दो अनरिलेटेड या नॉन कंपीटिंग कंपनी डिस्ट्रीब्यूट स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करती है, टाई अप करती हैं। जब दो कंपनियां जो अनरिलेटेड है टाई अप करेगी अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए, कंपनी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, मार्केटिंग एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, जैसे कि मैकडोनल्ड या कोका कोला हो गया, दो कंपनियां आपस में कॉमनली प्रमोशनल एफर्ट्स कर रही हैं तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सिस्टम है। इन दोनों को म्यूचुअली बेनिफिट होगा, सेम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ये अडॉप्ट करेंगे, दो या मोर कंपनी को बेनिफिट भी होगा, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की कॉस्ट कम होगी। तो कंपनी जो है वो वाइड स्प्रेड अपने प्रोडक्ट को बेच सकती है एंड नॉन कम्पीटिंग कंपनी के साथ compete कर सकती है। तो वहाँ पे इस चैनल का यूज होता है। मल्टी चैनल मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, जहाँ पे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिफरेंट मार्केट सेगमेंट को कवर अप करते हैं। जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो डिफरेंट मार्केट सेगमेंट जैसे बिग हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, केमिस्ट, इन तीनों को कवर अप कर रही हैं अपने प्रोडक्ट को देने के लिए, उसको मल्टी चैनल मार्केटिंग मिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है इंटरनेशनल मार्केटिंग की मैं यहाँ बात करूँगी। जो मार्केटिंग है वो फॉरेन मार्केटिंग का मतलब है अपनी कंट्री के बाहर आप वस्तुओं को दे रहे हैं
तो अपनी कंट्री में अगर बाहर वस्तुओं को आप भेज रहे हैं तो आप 2 चैनल का यूज़ करते हैं। एक तो इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट चैनल, दूसरा डायरेक्ट एक्सपोर्ट चैनल। सबसे पहले मैं इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन या इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट चैनल की बात करूँगी। इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट जो है वो सिमिलर है डोमेस्टिक मार्केटिंग की तरह, बट बिज़नेस यूनिट सेल द प्रोडक्ट इज़ ऑन कंट्री टू सम मर्चेंट एक्सपोर्टर। सबसे पहले हम अपनी कंट्री के मर्चेंट एक्सपोर्टर को मतलब वस्तुएँ देते हैं, और सच मर्चेंट एक्सपोर्टर हाउस टू होस्ट नेशन अंडरटेक टू रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्चुअल एक्सपोर्ट, और बाद में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक्सपोर्ट करे। फॉर एग्जांपल हम इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और इंडिया में एक्सपोर्टर एजेंट को हम वस्तुएं दे देंगे और एक्सपोर्टर एजेंट उसको फॉरेन में बिकवाएगा, तो उसी को ही इंडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहते हैं। इंडायरेक्ट जो सेलिंग होती है वो मोर इफेक्टिव है इन केस ऑफ लो प्राइस एंड हाई टर्नओवर प्रोडक्ट। ड्यू टू द गवर्नमेंट रेगुलेशन इट इज नॉट पॉसिबल टू ग्लोबल मैन्युफैक्चर टू सेट अप द डायरेक्ट चैनल, क्योंकि ग्लोबली हम डायरेक्ट चैनल बहुत कम होता है अडॉप्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ एजेंसीज इंटरफेयर रहती हैं, तो इसलिए उनके इंटरैक्ट चैनल सबसे बेस्ट माना जाता है एक्सपोर्ट करने के लिए। मैन्युफैक्चर से वस्तुएं जाएगी एक्सपोर्ट हाउस में या विजिटिंग फॉरेन बायर के पास, उसके बाद होलसेलर के पास, उसके बाद रिटेलर के पास, उसके बाद कंज्यूमर के पास जाती है। तो जो भी इंडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो डायरेक्टली सप्लाई नहीं कर रहा है फॉरेन में वस्तुओं को, बल्कि वो एक्सपोर्ट हाउस को, मर्चेंट एक्सपोर्टर को, ओवरसीज इंपोर्ट हाउस को या विजिटिंग फॉरेन बायर को देता है वस्तुएं। तो वहां से वो डायरेक्ट फिर फॉरेन कंट्री में जाती हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एक तो वो इसके एडवांटेजेस हैं कि मैन्युफैक्चरर जो है वो अपने एक्टिविटी के ऊपर कंसंट्रेट कर सकता है, बाकी जो फॉर्मेलिटी है वो एक्सपोर्टर हाउस या मर्चेंट एक्सपोर्टर निभाते हैं। और जो मर्चेंट एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्ट हाउसेज हैं, वो सारे के सारे रिस्क को बेयर करते हैं, इसलिए मैन्युफैक्चर की कोई रिस्क नहीं रह पाता है। और इसमें जो कैपिटल है वो ब्लॉक होने का खतरा भी नहीं होता है मैन्युफैक्चरर का। अनदर वन थिंग, अगर फॉरेन मार्केटिंग इन्वायरमेंट की बात करें तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है फॉरेन मार्केटिंग इन्वायरमेंट की मैन्युफैक्चरर को। और स्टेबल नीच मतलब जहाँ पे आप किसी कंट्री के स्मॉल साइज मार्केट को कवर अप करना चाहते हैं तो वहां के लिए इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग का सहारा ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन यहाँ पे आता है डिसएडवांटेजेस। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? मैन्युफैक्चरर का कंट्रोल नहीं होता है प्राइस के ऊपर, एंड द ब्रांड ऑफ मैन्युफैक्चर डज नॉट गेट रिकॉग्निशन। फॉरेन मार्केट में क्या होता है, आपके ब्रांड की रिकॉग्निशन नहीं होती है, एंड फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो मैन्युफैक्चरर को इग्नोर करता है। ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है, और प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम बना रहता है। और जो हाई टेक्नोलॉजी और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए इनडायरेक्ट चैनल सही नहीं होता है। नाउ इज द डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जहाँ पे ओवरसीज मार्केट पे मैन्युफैक्चर डायरेक्ट सेल करता है। सो उसको डायरेक्ट, जैसे कि मैन्युफैक्चर एजेंट, होलसेलर, टेलर, कंज्यूमर यहाँ पे वस्तुओं को सेल करेंगे। इन केस ऑफ द डायरेक्ट चैनल ग्लोबल मैन्युफैक्चर सेटअप द ओन ओवरसीज मार्केटिंग। यहाँ पे वो उनकी खुद की मार्केटिंग को ये सेट करता है। दिस सब्सिडरी सेल द प्रोडक्ट टू द फॉरेन नेशन। उसकी खुद की मार्केटिंग का सेट करने का मतलब है वो खुद के डिपार्टमेंट को सेट करेगा डिफरेंट नेशंस में। इनडायरेक्ट चैनल जो मैन्युफैक्चर्स है डायरेक्टली डील करता है फॉरेन फर्म के साथ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। जो भी इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो खुद वहाँ पे कॉन्टेक्ट करेगा। इस टाइप का जो डिस्ट्रीब्यूशन है थोड़ा सा रिस्की बना रहता है, क्योंकि जो भी रिस्क होगा वो मैन्युफैक्चरर को खुद को ही वॉर्न करना पड़ेगा, अपने नाम से ही उसको प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, है ना। अपने नाम से अगर वो प्रोडक्ट बेच रहा है तो क्या पता प्रोडक्ट बिके ना बिके, तो खुद का रिस्क उसका बना रहेगा। इसके एडवांटेजेस क्या है? एक तो प्रोडक्ट पे उसका फुल कंट्रोल रहेगा और उसके नाम पे ही प्रोडक्ट फॉरेन कंट्री में बिकेगा, तो ब्रांड नेम बना रहेगा। और लोगों की जो फीडबैक है वो भी आपको मतलब खुद ही पता लगेगी कि लोग आपके प्रोडक्ट को फॉरेन में पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। आपकी इमेज गुडविल अच्छी होगी, एक्सपोर्ट इंसेंटिव सरकार से आपको मिलेगा, और जो महंगी किस्म की वस्तुएं हैं, हाई टेक्नोलॉजी या कॉम्प्लेक्स गुड्स हैं, उनको भी आप डायरेक्ट चैनल से बेच सकते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि रिस्क बना रहता है। रिस्क जो भी आपके मैन्युफैक्चरिंग रिस्क होगा वो बना रहेगा, और जहाँ पे स्मॉल साइज मार्केट होगा वहाँ के लिए डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग सही नहीं है। सरप्लस प्रोडक्शंस जो है उसके केसेस में अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होगी और माल नहीं बिका तब आपको प्रॉब्लम रहेगी। अगर ब्रांड नेम जो है वो पॉपुलर नहीं है तो उस केसेस में आप डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं, और डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग के लिए आपके पास पैसा या इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा।
तो ये पार्ट है। नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रिलेशनशिप। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात करती हूँ। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं होते हैं, फर्दर प्रोडक्शन के लिए ही जाते हैं। जैसे प्लांट मशीनरी की मैं बात करूँ, एक्सरे मशीन की बात करूँ, तो वो आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट क्या होते हैं? जो कन्वीनियंट शॉपिंग या स्पेशल नेचर के होते हैं, जो डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम करता है। कन्वीनियंस गुड्स वो होती हैं जो डेली हम डे टू डे लाइफ के लिए यूज करते हैं, जैसे टूथपेस्ट हो गया, सोप हो गया, वॉशिंग पाउडर हो गया। और शॉपिंग प्रोडक्ट क्या होते हैं? क्लॉथ, शूज हो गए, स्पेशल प्रोडक्ट जैसे कि टीवी, लैपटॉप हो गए। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अलग अलग होता है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फॉर द सर्विस। तो कई बार क्या होता है, सर्विस देना, या तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करता है, या तो सर्विस प्रोवाइडर फ्रेंचाइजीज के माध्यम से कस्टमर को विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट को देता है। तो देखिए लेक्चर बहुत लेंथी हो गया है, इसको मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक रहेगा वो एंटरप्रेन्योरशिप की सीरीज रहेगी। ये हमारा पर्सन सेलिंग सेल्समैनशिप का पूरा ओवरऑल सम अप हो चुका है चैप्टर 10 का।